अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले एक नावल को कार्टोग्राफी जिसे लिखा था कमीला शमसी ने। तो आज की इस वीडियो के अंदर आज के इस लेक्चर के अंदर जिन पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ऑथर्स का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम नावल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर करैक्टर्स देखेंगे डिटेल्स में, समरी होगी इस लेक्चर के अंदर, डिटेल में समरी देखेंगे, फिर क्रिटिकल एनालिसिस होगा और उसके बाद हम थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑथर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। कमीला शमसी जो कि एक पाकिस्तानी ब्रिटिश राइटर और नॉवलिस्ट हैं। 13 अगस्त 1973 में कराची में पैदा हुई और उनकी एज जो है इस वक्त 49 ईयर है। उनके पास यूके की नेशनैलिटी भी मौजूद है। 2007 में लंदन में मूव कर गई थी। उन्होंने अर्ली एजुकेशन कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की। उसके बाद उन्होंने हैमिल्टन कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की और क्रिएटिव डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ा। कमीला एक कश्मीरी पोइट आगा शाहिद अली से इंस्पायर्ड थी। कमीला की मदर एक जर्नलिस्ट थी और एडिटर थी जिनका नाम मुनीज़ा शमसी था। शमसी ने अपना पहला नावल इस वक्त लिखा जब वो अभी कॉलेज में थी, इन द सिटी बाय सी, जो कि 1998 में पब्लिश हुआ था। उन्होंने 1999 में पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिटरेचर का अवार्ड भी हासिल किया। कमीला शमसी ने फ़िक्शन के साथ साथ नॉन फिक्शन वर्क भी लिखा, शॉर्ट स्टोरी पर भी काम किया और नॉवल्स में भी उनकी पहचान रही। अगर हम उनके फेमस नॉवेल्स की बात करें तो इन द सिटी बाय सी जो सबसे पहला नावल था 1998 में पब्लिश हुआ। साल्ट एंड सफॉर्म 2000 में पब्लिश हुआ। उसके बाद कार्टोग्राफी है 2002, ब्रोकन वर्ड्स है 2005, बर्न शेडो इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, 2009 में ये पब्लिश हुआ था। ऑफेंस द मुस्लिम केस 2009 में ये भी पब्लिश हुआ था। उसके बाद होम फायर है 2017 में पब्लिश हुआ था और बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स इसे 2022 में पब्लिश किया गया था। तो ये उनके कुछ नावल थे जो फेमस नावल हैं जो इन डेट्स में पब्लिश हुए थे। अगर हम उनके अवार्ड्स एंड रिकग्निशन की बात करें तो कमीला शमसी ने बेशुमार अवार्ड्स और रिकग्निशन वगैरह को अपने नाम किया, जिनमें से चंद एक ये हैं। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर लिटरेचर इन 1999। उसके बाद पतरस बुखारी अवार्ड जो है वो 2002 एंड 2005। उसके बाद आंसफील्ड वुल्फ बुक अवार्ड फॉर फिक्शन 2010 और वुमेन्स प्राइज़ फॉर फिक्शन 2018। तो ये अवार्ड जो हैं वो कमीला शमसी जो हैं वो विन कर चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नावल के सिनॉप्सिस की तरफ। ये नावल 2002 में पब्लिश हुआ जिसे लिखा था कमीला शमसी ने। इंग्लिश ज़ुबान में ये लिखा गया नावल था। ये नावल लव, फ्रेंडशिप और बिट्रेयल के टेल है जिसे राइटर ने एक यूनिक स्टाइल में लिखा। इसके लीडिंग कैरेक्टर में करीम है और रहीन है। इस नावल में 1971 की सिविल वार को रिप्रेजेंट किया गया है। करीम और रहीन के पेरेंट्स भी आपस में क्लोज फ्रेंड थे। शमसी ने इंग्लिश ज़ुबान को पाकिस्तानी ज़ुबान यानी उर्दू के साथ मिक्स करके यानी इंटरलिंक करके इस नावल को रीडर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाया है। और नावल में हाइफनेटेड वर्ड्स ऐसे अल्फाज जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। कुछ उर्दू के कुछ राइटर्स होते हैं जो उर्दू के वर्ड्स होते हैं या कुछ और ज़ुबान के वर्ड्स होते हैं उनको ब्रैकेट में लिखते हैं और फिर आगे उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो हाइफनेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल शमसी ने अपने इस नावल के अंदर किया है। इसके अलावा एको वर्ड्स फॉर्मेशन, जैसा कि ऐसे वैसे यानी दो वर्ड्स होते हैं जो सेम होते हैं, जैसे हम कहते हैं रोटी छोटी, तो उन्होंने भी अपने इस वर्ड्स को, इस एको वर्ड्स को, इस फॉर्मेशन को अपने नावल के अंदर यूज़ किया है, जैसे कि चुन मुन, सिली बिली, ऐसे वैसे इन वर्ड्स का उन्होंने इस्तेमाल किया है। फर्दरमोर शमसी के डायलॉग्स में एक्सप्रेसिव वर्ड्स जिन्हें जो है वो वोकेटिव वर्ड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ओ खुदा, यानी ये उर्दू का वर्ड है, बस, तौबा, ये वगैरह जो हैं वर्ड्स को उन्होंने अपने जो नावल के अंदर यूज़ किया है। यानी अपनी रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए राइटर ने मुख्तलिफ आइडियाज़ और सिचुएशन और थॉट्स को एम्फसाइज़ किया है और उन्होंने कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया है। दोनों मेन कैरेक्टर से कहानी शुरू होती है जो कि कराची के संगीन हालात में परवरिश पाते हैं। इन बच्चों पर अपनी फैमिलीज़ के जो हैं सीक्रेट्स वक्त के साथ साथ खुलते हैं। करीम एक कम्प्लेक्स कैरेक्टर है और उसकी पर्सनैलिटी पर उसकी फैमिली के पास्ट और कराची के हालात के कई जो हैं वो असरात नज़र आते हैं। जबकि रहीन एक मजबूत और ऑनेस्ट लड़की है और उसको इस तौर पर ही प्रेजेंट किया गया है। लव और फ्रेंडशिप के अलावा ये नावल एक पॉलिटिकल अनरेस्ट की स्टोरी बयान करता है। ये एक नावल है जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट को एक ही जगह पर कंक्लूड किया गया है।
इसके अलावा एक लॉयल रिलेशन की स्टोरी जो सख्त सर्कमस्टांसेस में जो है सेपरेट होने के बावजूद एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसको इसमें बताया गया है। तो ये ओवरऑल सिनॉप्सिस था इस नावल का, जिसके अंदर हमने देखा कि नावल जो है वो किस तरह आगे मूव ऑन करता है। इसमें नॉट ओनली लव और रोमांटिक स्टोरी है, बट इसमें एक पॉलिटिकल अनरेस्ट भी दिखाया गया है। इसमें हमें 1971 की वॉर को भी दिखाया गया है, और उसके बाद जो कराची में जिस तरह के हालात रहे और अपर क्लास की जो स्टोरी है उसको भी इसमें दिखाया गया है। अगर हम इस करैक्टर्स की बात करें, इस नावल के अंदर जो करैक्टर्स राइटर ने डिस्कस किए हैं, तो सबसे पहले जो मेन करैक्टर है वो रहीन का करैक्टर है। रहीन इस नावल की नरेटर भी है और प्रोटैगनिस्ट भी है। रहीन एक मजबूत और ऑनेस्ट लड़की है जो कि मुख्तलिफ मुश्किल हालात का सामना कर रही है। रहीन बचपन से ही करीम को पसंद करती थी। इनके पेरेंट्स भी आपस में दोस्त थे, बल्कि वो एक दूसरे के फियांसे भी रह चुके थे। उनकी शुरू में रहीन अपने पेरेंट्स के साथ कराची में रहती है, जबकि बाद में वो यूएस शिफ्ट हो जाती है। सोनिया और ज़िया उसके पेरेंट्स हैं। जो नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखने को मिलता है वो करीम है। करीम इस नावल का मेल प्रोटैगनिस्ट है जो कि मजबूत आसाब का मालिक है। उसकी जो है वो कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी पर जो कराची के पॉलिटिकल हालात जो हैं वो असरअंदाज होते हैं और अपने पेरेंट्स के पास के गहरे इफेक्ट नज़र आते हैं। रहीन से बचपन से ही मोहब्बत करता था कौन, करीम, और अलग होने के बाद लंदन चला गया और दोनों में लेटर्स के ज़रिए जो है वो कनेक्शन मौजूद रहा। करीम ने वहाँ जाकर कार्टोग्राफी शुरू कर दी जो बाद में उसकी हॉबी बन गई। इसके पेरेंट्स यानी करीम के जो पेरेंट्स थे महीन और अली, वो रहीन के पेरेंट्स के फ्रेंड्स होते हैं। रहीन से इंटेंस लव होने के बावजूद कभी भी करीम जो है खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास हैं वो आसिफ अंकल हैं। आसिफ अंकल जो हैं वो रहीम यार खान में रहते हैं और रहीन और करीम के पेरेंट्स के बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते हैं। इन दोनों के पेरेंट्स कराची के हालात ख़राब होने की वजह से इन दोनों को रहीम यार खान अंकल आसिफ के पास भेज देते हैं, जो कि इन दोनों के लिए जो है इन दोनों को पसंद नहीं आता है। हालांकि वो इन दोनों के लिए हर तरह से आसाइशात रखता है, इनके सामने उनकी हेल्प भी करता है, इनको ज़मीनों की सैर भी कराता है, लेकिन फिर भी ये उनको पसंद नहीं करते क्योंकि वो हॉलीडेज़ अपने घर में कराची में रहकर गुजारना चाहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है वो आंटी लैला का है। ये अंकल आसिफ की वाइफ हैं और फिर क्या होता है कि वो ख़ुद को बताती हैं कि वो बहुत खुश नसीब हैं कि वो एक फार्मर की बीवी हैं, ना कि एक शूटर की बीवी हैं। वो उनके लिए खाना वगैरह बनाती हैं और उनका ख्याल रखती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास है वो महीन का है। महीन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंगाली खतून है जो कि करीम की मदर हैं और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ही क्राइसिस को फेस किया है और माशरे में ख़तून होने के बावजूद एक मुनफरद मुकाम हासिल करने की बहुत ज़्यादा और कंटिन्यूस मेहनत की है। ये इस नावल की 71 के पोस्ट पार्टीशन का एक अहम और की फिगर है। उसके बाद जो हमारे पास माइनर कैरेक्टर हैं वो सोनिया है, ज़िया है, अली है, यास्मीन है, ज़फ़र हैं। ये सारे स्टोरी के माइनर कैरेक्टर हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो कैरेक्टर का पोर्शन था जिसमें हमने इस नावल के अंदर जो मेजर किरदार अदा करने वाले कैरेक्टर हैं उनको देखा, उनको डिटेल में डिस्कस किया और साथ ही हमने इस में माइनर कैरेक्टर को भी डिस्कस किया। समरी की बात करते हैं तो ये नावल लव, पॉलिटिक्स, कल्चर और फैमिली रिलेशन पर बेस्ड है, जिसे एक फेमस यंग राइटर ने बहुत मेच्योरिटी के साथ लिखा। क्योंकि जब कमीला शमसी ने ये नावल लिखा था तब वो बहुत ज़्यादा यंग थी और 2002 में ये नावल पब्लिश हुआ। नावल की शुरुआत एक यंग कपल करीम और रहीन से होती है। दोनों करीम के नए घर के गार्डन में बैठे थे और कटल फिश को यानी कटल फिश एक टॉपिक था उनको डिस्कस कर रहे थे। रहीन और करीम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और अभी भी यंग होने के बावजूद वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, मगर वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज थे और एक दूसरे को पसंद करते हैं। मीनवाइल इन दोनों ने पेरेंट्स जो है उनके जो पेरेंट्स थे वो इन्हें ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को, उनके जो पेरेंट्स थे करीम के, और कराची के संगीन हालत को डिस्कस करते हैं और उस पर गुफ्तगू करते हैं और मिलकर फ़ैसला करते हैं कि बच्चों को रहीम यार खान उनके दोस्त आसिफ के यहाँ भेज दे जाए, क्योंकि हालात ख़राब होने की वजह से उनके जो स्कूल्स हैं वो बंद हो गए थे, मगर वो दोनों जाना नहीं चाहते। कौन, करीम और रहीन। एनी वो रहीम यार खान पहुँच जाते हैं और अंकल आसिफ उनको जो है अपने कायनूस के, उसके बाद संगत खान के और दूसरे खतों के गार्डन की सैर करते हैं, मगर करीम इस सब में इंटरेस्ट नहीं लेता। वो समझता है कि हालात ख़राब होने के बावजूद हालात से जान छुड़ाकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए, प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। रहीम यार खान में स्टे के दौरान मुख्तलिफ ज़राए से रहीन और करीम पर उनके पेरेंट्स के पास्ट के कई राज खुलते हैं। इन दोनों के पेरेंट्स में स्वैप का काम हुआ होता है, यानी वो फ्योंसे रह चुके होते हैं, फ्योंसे और उनका आपस में स्वैप होता है।
मतलब करीम की मदर और रहीन के फादर दोनों की एंगेजमेंट हुई थी और इस तरह करीम के फादर और रहीन की मदर के दरमियान भी आपस में सेम सीन था। ये सब जानकर करीम को बहुत स्ट्रेस हुआ और वो एंग्जाइटी का शिकार हो गया था। करीम को बचपन से ही जो है वो कार्टोग्राफी मतलब मैप में मेकिंग का शौक़ था। शम्सी ने इस नावल का टाइटल भी कार्टोग्राफी और कराची उन दोनों को अमेलगमेशन करके लिखा है। अमेलगमेशन मतलब मिक्सचर करके लिखा है। नावल का अगला हिस्सा 1971 में फ्लक्चुएट करता है, जिसमें सोनिया जो है वो यानी रहीन की मदर और ज़िया का जिक्र किया गया है। सोनिया एक स्ट्रॉन्ग औरत है और माशरे में अपनी पहचान के लिए स्ट्रगल करती नज़र आती है। अपनी जवानी के दिनों में उसके वालिदैन बांग्लादेश के ख़िलाफ़ रेसिज्म और वायलेंस को फेस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रहीन और करीम इस वक्त कराची के वायलेंट कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करते हैं। रहीमिया खान से वापसी पर कराची आने के बाद करीम अपने पेरेंट्स के साथ लंदन चला जाता है। इस तरह वो रहीन से सेपरेट हो जाता है, मगर इन दोनों के लिए सेपरेशन बहुत मुश्किल अमल था। करीम इंट्रोवर्ट और शाय होने की वजह से रहीन के साथ अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस नहीं कर सका, जबकि रहीन को भी मालूम था कि ये सब क्या चल रहा है। इस तरह रहीन भी अपने वालिदैन के साथ जो है वो यूएस चल जाती है, मगर इन दोनों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात ख़त्म नहीं होते। करीम वहाँ रहकर कार्टोग्राफी के साथ साथ रहीन को लेटर्स भी लिखता है। बहुत अर्सा दूरी के बाद वो दोनों मिल जाते हैं और वापस अपने होम टाउन में आ जाते हैं, क्योंकि करीम का अब यही ख्याल था कि हालात ख़राब होने की वजह से वहाँ से भाग जाना या फ़रार हासिल करना कोई मसले का हल नहीं होता। इंस्पाइट हमें इनका हालात को फेस करना पड़ता है। करीम की कराची के साथ अटैचमेंट का अंदाज़ा हम उसकी मैप मेकिंग से लगा सकते हैं। वो इन गलियों उन रोड्स के नाम लिखता है जिनका नाम पहले कोई मौजूद नहीं होता। वो कार्टोग्राफी के ज़रिए वो कराची में गुजरी हुई लाइफ कोई मेमोरीज़ को रहीन और अपनी फैमिली के साथ शेयर करता है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि दूसरे करैक्टर की तरह कराची शहर भी इस नावल का एक लाइव और ब्रीथिंग करैक्टर है। एनालिसिस की बात करें इस नावल के, तो कमीला शम्सी ने इस नावल के ज़रिए और इसके करैक्टर करीम के ज़रिए से एक तरह से इंटीमेसी को शो किया है, जो कि वो कराची के बारे में फ़ील करती है। कराची और कार्टोग्राफी को मिलाकर इस नावल का नाम जो है वो कार्टोग्राफी सेलेक्ट किया। पहले कार्टोग्राफी सी से है ना, तो बाद में इसका नाम के से बनाया, तो कराची से जो है वो निकाल के कार्टोग्राफी को उधर से ऐड करके मिलाया है। तो नावल पर जो है वो यकदम नज़र डालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो है वो कोई लव बेस्ड स्टोरी हो सकती है, मगर इसे पढ़ने और अच्छे से एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि ये नावल जो है वो जनरेशनल गैप, वायलेंस और वर्स कॉन्सिक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। रहीन और करीम की लव स्टोरी के साथ साथ 1971 में उनके पेरेंट्स की लव स्टोरी को भी फ्लैशबैक के थ्रू एक्सप्लोर किया गया है। किस तरह इनके दरमियान फियांसे स्वैब का रिलेशन था, किस तरह यास्मीन, ज़फ़र, माहीन और अली एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, और इन सब के ज़रिए जो है वो शम्सी ने 1971 में कराची के अपर मिडिल क्लास के तबके को जो है वो रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा नावल के इस पार्ट में 1970 और 1971 में साउथ एशिया की पार्टीशन को भी अच्छे से रिफ्लेक्ट किया गया है। शम्सी बहुत खूबसूरती के साथ नावल को प्रेजेंट में फ्लक्चुएट कर लेती है, जिसमें रहीन और करीम के रिलेशन पर बात होती है। कराची शहर इस नावल का एक ज़िंदा और ब्रीथिंग कैरेक्टर है और करीम की इंटीमेसी को डिपिक्ट करता है, जो वो अपने होम टाउन के बारे में फ़ील करता था। शम्सी ने इस नावल में फैमिली और लव की जो हैं वो लेयर्स और कॉम्प्लिकेटेड को डिपिक्ट किया है। रहीन के अल्फाज इस नावल में कुछ इस तरह हैं: देयर वाज नो फॉलिंग इन लव, वी वर बोर्न इन लव विद ईच अदर। कार्टोग्राफी में ज़्यादातर लव अपने शहर इवन अपनी कंट्री के साथ शो किया गया है। इसके अलावा शम्सी ने प्रोज में पोइट्री को इमर्ज करके करैक्टर की क्रेविंग को इंक्रीज़ किया है। ये आर्गू किया जा सकता है कि कार्टोग्राफी नावल में 1971 बांग्लादेश के फ्रेमवर्क को जूम इन किया गया है। इसके अलावा अगर कामिला शम्सी के नावल कार्टोग्राफी के स्टाइल, लैंग्वेजेस और एक्सेंट को गौर से एनालाइज किया जाए तो पता चलता है कि इस नावल में पाकिस्तानीजेशन को बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट किया गया है। और रिसर्चर्स ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सप्लोरेशन की गई है, इसलिए पोस्ट कॉलोनियल नावल भी इस नावल को कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि इसके नावल के अंदर हमें और भी बहुत से एलिमेंट्स मिलते हैं। जैसे हमें डुअलिज्म मिलता है, यानी जो उसकी मदर थी माहीर वो बांग्लादेश की थी, फिर वो पाकिस्तान में आ जाती है। उसके बाद आइडेंटिटी क्राइसिस मिलते हैं, फिर वायलेंस होता है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं हमें पोस्ट कॉलोनियल नावल के अंदर से मिलते हैं, तो ये भी एक तरह से एक पोस्ट कॉलोनियल नावल समझा जा सकता है। इस नावल में इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश लैंग्वेजेस में पाकिस्तानीजेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए हाइब्रिड इनोवेशन की टेक्निक्स का यूज़ किया गया है, जिसमें उर्दू अल्फाज को इंग्लिश में लिखा गया है, जैसे कि ढोलकी,
मेहंदी, शादी वगैरह। ये एक्नॉलेज किया गया कि पाकिस्तानी इंग्लिश ज़ुबान की एक इंडिपेंडेंट और इमर्जिंग ज़ुबान है जिसमें लिंग्विस्टिक फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन इन अल्फाज की तादाद जो है वो लिमिटेड थी। नॉवल के टेक्सचुअल एनालिसिस के बाद हमें मालूम होता है कि पोस्ट पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत सी पॉलिटिकल, एथनिक, सोशल और कल्चरल मेमोरीज़ को इस नॉवल के ज़रिए प्रेजेंट किया गया है। कल्चर मेमोरी एक ऐसी टर्म है जिसमें रहने वाले मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ पीपल एक जैसी जियोग्राफिकल लोकेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं। स्टडी के मुताबिक नॉवल के एनालिसिस को देखा जाए तो नतीजा निकलता है कि वुमन एक अहम फिगर है और फेमिनिज्म को नॉवल के प्रोटैगनिस्ट रहीन के ज़रिए डिपिक्ट किया गया है। तो ओवरऑल हमें ये एनालिसिस इस नावल के अंदर नज़र आता है। अगर हम थीम्स की बात करें तो जो सबसे पहले थीम हमें इस नावल के अंदर नज़र आता है वो फ्रेंडशिप का है। फ्रेंडशिप इस नावल का मेन थीम है। रहीन और करीम एक साथ जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त होते हैं और एक दूसरे के साथ ही पले बड़े होते हैं। इनकी फ्रेंडशिप को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों ट्विन्स हैं। इन दोनों के पेरेंट्स बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं। जब रहीन कॉलेज जाने लगते हैं तो करीम की जानब से कुछ नाराज़गी देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ही टाइम गुजरने के बाद वो सब ठीक हो जाती है। ये एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। नेक्स्ट थीम जो हमें इस नावल के नज़र आता है वो एंसेस्ट्रीज एंड डायस्पोरा है। अगली थीम जो हमें यहाँ मिलती है वो है एंसेस्ट्रीज यानी हस्ब नसब, यानी कौन कहाँ से और कौन सी क्लास से तल्लक रखता है। इस नावल में कॉन्फ्लिक्टिंग एंसेस्ट्रीज की थीम नज़र आती है। ये एंसेस्ट्रीज ही थी जिसकी वजह से रहीन और करीम कुछ अर्से के लिए एक दूसरे से अलग हो गए थे। दूसरी तरफ करीम को जब इस रीज़न का पता चलता है कि इन दोनों के पेरेंट कैसे आपस में इस कदर अच्छे दोस्त कैसे हैं, और रहीन के फादर ने उसकी मदर से सिर्फ इस वजह से शादी नहीं की थी क्योंकि वो बंगाली वुमेन थी। इन सब बातों का जवाब एंसेस्ट्री और क्लास है। इसके फादर ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो एक बंगाली खतून से शादी करेंगे। दूसरी एक और थीम भी इस रिलेटेड है जिसकी वजह से इस नावल को डायस्पोरा राइटिंग भी कहा जा सकता है। डायस्पोरा चंद लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो बहुत थोड़ी तादाद में दूसरे ममालिक में रहते हैं। जैसा कि महीन बंगाली खतून थी, वो पाकिस्तान में डायस्पोरा के लिहाज से जानी जाती थी। इस तरह महाजर जो हैं वो इस कंसेप्ट में आते हैं कि कराची शहर में महाजरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यह 1980 के कराची का नक्शा है कि लोग दूसरे ममालिक और दूसरी जगह से आकर वहाँ पर रह रहे थे। नेक्स्ट थीम जो हमें इस नावल के अंदर नजर आती है वो सर्च फॉर आइडेंटिटी है, जिसे आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा जा सकता है। अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी को सर्च करना इस नावल का मेन थीम तस्वर किया जाता है, यानी कि लोग अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी को दोबारा हासिल करने के लिए कितनी स्ट्रगल करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है, पॉलिटिकल अपहील्ड, उसको समझ जाता है। शमसी ने तकरीबन हर नावल में ही इस थीम को जो है वो यूज़ किया है। जैसे हमें इसके बाकी नावल के अंदर, जैसे मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ बर्न शैडो पे, उसके अंदर भी आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो मेन थीम जो है उस नावल का समझा जाता है। तो शमसी का जो तमाम के तमाम थीम्स होती हैं, यानी मेन थीम यही समझ जाता है कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बात करती है। रेशियल और एथिकल ग्रुप के कन्फ्लिक्ट की वजह से सिटी में वायलेंस और डिस्प्यूट की तादाद बहुत ज़्यादा है, और कराची एक डाइवर्स और थ्रेटनिंग के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। दूसरी तरफ अगर आइडेंटिटी लॉस्ट की बात की जाए तो रहीन और करीम की पर्सनैलिटीज़ पर इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट हुआ था, इम्पैक्ट उसका नज़र आता है। करीम अपनी मोहब्बत और इंटीमेसी को शो करने के लिए मैप में मेकिंग करता है और कराची के अननेम रोड और गलियों को प्रॉपर नामों के साथ मेंशन करके एक दूसरे से जोड़ता है, जिसमें कराची शहर की जो है वो नेगेटिविटीज़ के साथ साथ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी डिस्क्राइब किया गया, जिसको खूबसूरत कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन और वैल्यूज़ के ज़रिए डिपिक्ट किया गया है। दोस्त शमसी ने इस नावल में बहुत सीरियस इश्यूज़ को एक्सप्लोर किया है, मगर सिर्फ एलीट क्लास के इश्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट थीम हमें जो इस नावल के अंदर नज़र आता है वो जनरेशन गैप है। इस नावल में दो मुख्तलिफ जनरेशन के दरमियान मौजूद गैप को प्रेजेंट किया गया है कि किस तरह एक जो है वो एल्डर जनरेशन अपने टाइम में फुली एक्टिव और सोशल इंटरेक्टिव होने के साथ साथ जो है वो पैट्रियटिज्म को भी शो करती है, जबकि न्यू जनरेशन जैसे 80 का दौर दिखाया गया वो भी अपने पर्सनल और रोमांटिक लाइफ के साथ साथ अपने नेशन और सिटी के साथ जो है वो इमेंस लव को डिपिक्ट करते हैं। जैसे करीम के जो कार्टोग्राफी और उसकी हॉबी थी उसको उसके ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम हमें नज़र आता है इस नावल के अंदर वो सिविल वार का है। कार्टोग्राफी नावल में 97 की सिविल वार को जो है वो प्रेजेंट किया गया है और उसकी पार्टीशन को प्रेजेंट किया गया है, और इसको जो है वो एज ए थीम के तौर पर एक्सप्लोर किया गया है, जिसमें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की पार्टीशन हुई और बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था, और इसके नतीजे में काफ़ी तादाद में जो है वो बंगाली पाकिस्तान में रह गए थे, जिसे मेन पार्टीशन 1947 में काफ़ी हिंदू जहाँ पाकिस्तान में रह गए थे और इनकी माइनॉरिटीज़ की एक अलग कम्यूनिटी बन गई थी। महीन इसी माइनॉरिटी में बिलोंग करती है।
यानी ये 1971 में जो पार्टीशन हुई थी ना, उसमें महीन जो है वो बिलोंग करती है। और इस सोसाइटी में वो उसने बहुत सी मुश्किलात फ़ेस की और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, और शम्सी ने जो है वो इस नावल के अंदर जो है वो उसकी स्ट्रगल को एक्सप्लोर किया है। जो है वो माइनॉरिटीज़ जो हैं वो एक जगह पे जाती हैं तो वहाँ पे कैसे स्ट्रगल करती हैं, अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करती हैं, अपनी क्लास के लिए स्ट्रगल करती हैं, अपने राइट के लिए स्ट्रगल करती हैं। तो ये सारी जो स्ट्रगल है उसको शम्सी ने इस नावल के अंदर जो है वो एक्सप्लोर किया है। ये ओवरऑल नावल था जिसके अंदर जो है हमने सबसे पहले इस नावल का ओवरव्यू देखा, राइटर के बारे में ओवरव्यू देखा, उसके अचीवमेंट्स देखे, उसके बाद हमने इस नावल के कैरेक्टर देखे, समरी देखी, थीम्स देखी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।